पेश करते हैं आज की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव अब बेहद रोचक हो गए हैं। मतदान की तारीख नजदीक आते ही तीनों विधानसभा की सीटों पर बड़े उल्टफेर हो रहे हैं और सबसे ज्यादा उठापटक की स्थिति देरा विधानसभा सीट पर बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देरा के चुनावी रण में उतर चुकी हैं और उनके चुनावी रण में आते ही अब पूरी तरह से ये सीट हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि देरा विधानसभा सीट पर न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि देश के सियासी गलियारों में भी सीट की चर्चा है। क्योंकि जिस प्रकार का सियासी मिजाज सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों, चाहे वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सभी की निगाहें देरा की सीट पर टिक गई है। लेकिन इस सीट को लेकर जिस प्रकार से हर दिन नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, नए नए खेल वहां पर चल रहे हैं, इसी कड़ी में वहां पर एक और घटनाक्रम एक सामने आया है। पहले दिन से डे वन से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे भाजपा सरकार में रहे वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रमेश धवाला अब होशियार सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको गलवैयां डालते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि होशियार सिंह ने पूर्व मंत्री भाजपा के दिग्गज नेता रमेश धवाला को गलवैयां डालने शुरू कर दी हैं। ओबीसी वोट पर कच्ची पकड़ रखने वाले रमेश धवाला न केवल इन दिनों नाराज चल रहे थे, बल्कि जयराम सरकार के 5 साल में भी भाजपा सरकार से बेहद खफा थे। क्योंकि एक वक्त था जब रमेश धवाला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, यहां पर उन्हें वीरभद्र सरकार से काफी बड़े बड़े ऑफर थे, बावजूद उन्होंने, क्योंकि उस समय घटनाक्रम कुछ ऐसे बन गए थे कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की स्थिति बराबर पहुंच गई थी। जिस तरफ रमेश धवाला जाते थे उसी की सरकार बन जाती थी। बात कर रहे हैं हम वर्ष 1998 की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें जीतकर आई थी, जबकि 5 सीटें हिमाचल विकास कांग्रेस ने जीती थी। और यहां पर एक सीट यानी कि स्पीकर हालांकि कांग्रेस के गुलाब सिंह ठाकुर को बना दिया था। लेकिन अगर रमेश धवाला धूमल सरकार को समर्थन नहीं करते तो हिमाचल प्रदेश में धूमल की सरकार कभी नहीं बन पाती। दूसरी बार जब धूमल की सरकार दूसरी बार फिर सत्ता में आई तो रमेश धवाला को फिर मंत्री बनाया गया। लेकिन उनके रहते हुए तीसरी बार जब जयराम की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी तो रमेश धवाला को मंत्री नहीं बनाया गया। यही वजह थी कि पहले दिन से रमेश धवाला जयराम सरकार से, तमाम भाजपा के नेताओं से नाराज चल रहे थे। पिछली बार उन्हें ज्वालामुखी की बजाय देरा से टिकट दिया गया और वे तीसरे नंबर पर चुनाव में रहे थे। इसके बाद लगातार उनकी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी चल रही थी और जब ऐन मौके पर, यानी कि जिस नेता के साथ रमेश धवाला का 36 का आंकड़ा था होशियार सिंह का, उसी को टिकट देने के बाद रमेश धवाला पूरी तरह से नाराज हो गए कि जो होशियार सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार 6-7 वर्षों से लड़ते रहे, 2 चुनाव भाजपा के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर उन्हें टिकट कैसे दी जा सकती, ये नाराजगी पहले दिन से थी। और ये सरेआम देखा भी जा रहा था कि रमेश धवाला कांग्रेस के पक्ष में भीतर खाते काम कर रहे थे, भाजपा के लिए बड़ा भीतरघात कर रहे थे। लेकिन पिछले कल रमेश धवाला के हंसी के ठाके लगाते हुए धवाला होशियार सिंह के झप्पी वाला फोटो खूब वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर। यानी कि असली देरा में अब शुरू हुआ है। और इस फोटो के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है, क्या धवाला वाकई ही भाजपा का साथ देंगे या अब भाजपा के साथ रह के, यानी कि भाजपा के अंग संग रह के भाजपा के साथ बड़ा खेला करेंगे। क्योंकि जो जख्म धवाला को भाजपा से मिले हैं, ऐसा बेहद कम प्रतीत होता है कि क्या धवाला वाकई भाजपा का साथ दे पाएंगे या दिखावे के लिए वे भाजपा के साथ आए हैं। क्योंकि रमेश धवाला की जिस प्रकार की कार्यशैली है, ठेठ ग्रामीण उनकी छवि है और माना जाता है कि कांगड़ी लिहाजे से जिस प्रकार के उनके अंदाज हैं, उनके तेवर हैं और जिस प्रकार का ग्रामीण परिवेश है, उनका एक अपना वोट बैंक है। बेशक ये वोट बैंक काफी बड़ा ना हो, कम हो, लेकिन ये पक्का है कि धवाला किसी के भी समीकरण देरा में बिगाड़ सकते हैं। ये जग जाहिर तौर पर देखा जा रहा था कि धवाला अंदर खाते भाजपा को काट रहे थे। अब धवाला का होशियार सिंह के साथ आना, भाजपा के साथ आना, भाजपा के साथ गलभैया डालना, भाजपा के साथ ठाके लगाना, जफियां डालना,
क्या ये और बड़ा खेला हो सकता है? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जितना आदमी बाहर से नुकसान नहीं करता है उतना अंदर आकर नुकसान कर देता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि क्या अब धवाला भाजपा के अंदर रहकर भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, या वाकई ही जिस पार्टी ने उन्हें 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, उन्हें कई बार विधानसभा का टिकट दिया, उन्हें मान सम्मान दिया, इस बार भाजपा की वे मदद करेंगे? क्योंकि देरा में ये पहला खेला नहीं है, इससे पहले डॉक्टर अजय शर्मा भी बड़े स्तर पर खेला कर चुके थे। पहले उन्होंने जिस प्रकार से तमाम एक घटनाक्रम, जिस प्रकार के एक पूरी कहानी रची कि ओक ओवर में उन्हें बंधक बना के रखा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर दिया गया, उन्हें कई प्रलोभन दिए गए, लेकिन देरा की जनता के साथ खड़े रहेंगे। फिर उन्होंने ऐलान किया वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना हटेंगे। लेकिन अंततः उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे सरेंडर कर दिए, घुटने टेक दिए, और वे कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के साथ चल रहे हैं। उन पर भी ये सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई वे कमलेश ठाकुर के साथ हैं या वह भी कोई खेला करे? खेला यहाँ पर दोनों तरफ से माना जा सकता है, क्योंकि धवाला की हालांकि कद काठी, जिस प्रकार का उनका ठेठ कांगड़ी स्टाइल है, ये माना जाता है कि वे एक क्रेडिबल लीडर हैं। लेकिन जो जख्म धवाला को भाजपा से मिले हैं उस पर पूरी तरह भाजपा भी स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि वाकई धवाला भाजपा का साथ दे पाएंगे। ये दोनों नेता, चाहे रमेश धवाला हो, उन पर भाजपा की निगाहें रहेंगी, क्या साथ रहकर वे भाजपा का साथ देंगे या भाजपा के साथ मिलकर भाजपा को अंदर खाते भीतर घात के लिए पूरा प्रयास करेंगे? यही कहानी कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेश पर फलीभूत होती है, क्योंकि यहाँ पर रमेश धवाला ने भी अब यू टर्न ले लिया। दोनों पार्टियां, दोनों भाजपा कांग्रेस की बात करें तो देरा की सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन तीनों सीटों की बात करें तो भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। भाजपा का मानना है कि हमारी टक्कर सिर्फ देरा में है, हमीरपुर और नालागढ़ की सीट हम जीत चुके हैं, जबकि कांग्रेस का मानना है कि फाइट तो सिर्फ देरा में है, कांग्रेस का मानना है कि फाइट तो सिर्फ नालागढ़ में है, हम देरा और हमीरपुर की सीट आसानी से जीत चुके हैं। ये काफी रोचक है कि भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मान रही हैं कि 2 सीटें हमारी पक्की हैं, एक पर फाइट है, यानी कि तीसरी भी उनकी हो जाएगी। हालांकि ये जब मत पेटी से या यूं के ईवीएम से भाग्य विधाता बाहर आएगा तब पता चलेगा कि 2 सीटें किसकी हैं और एक पर टक्कर में कौन आगे निकलता है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में पेंशनर्स को तमाम वित्तीय लाभ, उनको जो चाहे ग्रेचुटी है, डीए, एरियर है, जितने भी उनके वित्तीय लाभ हैं, 6% ब्याज के साथ उन्हें देने का कड़ा फरमान जारी कर दिया है। सुरेंद्र राणा की कंटेम्प्ट पिटीशन पर हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। सुरेंद्र राणा की याचिका पर 9 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 6% ब्याज के साथ पेंशनर्स को वित्तीय लाभ देने के आदेश पारित किए थे। 1 जनवरी 2016 से 1 दिसंबर 2022 के संशोधित वेतनमान, पेंशन, ग्रेचुटी, तमाम जितनी भी उनकी देनदारियां बनती थी, उनके देने के लिए वित्तीय लाभ बनते थे, उन सभी लाभों को, वित्तीय लाभों को 6% ब्याज के साथ देने के आदेश पारित किए थे। न्यायाधीश संदीप शर्मा की कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ना 6% इंटरेस्ट दिया और ना ही 2016 और 22 के बीच रिटायर हुए पेंशनर्स को ये तमाम वित्तीय लाभ दिए। इसके चलते अब याचिका ने वित्त सचिव को नाम के साथ बाई नेम पार्टी बनाते हुए कंटेम्प्ट का केस किया था। इस पर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सरकार को 6% ब्याज के साथ ये सभी वित्तीय लाभ देने के आदेश पारित किए। जाहिर तौर पर सुरेंद्र शर्मा की इस पिटीशन पर कई कर्मचारी और पेंशनर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिस पर कोर्ट लगातार आदेश पारित कर रहा है कि जो कर्मचारी पेंशनर्स का हक है वो उन्हें दिया जाए। अब चूंकि आज ये कंटेम्प्ट का कंटेम्प्ट का केस था और हाई कोर्ट भी काफी नाराज था सरकार के इस डुलबुल रवैये से, इसके चलते आज अदालत ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आपको ये देनदारियां देनी पड़ेगी, कर्मचारी पेंशनरों का हक देना पड़ेगा। इस पर हालांकि डिप्टी एडवोकेट जनरल ने आग्रह किया कि इसके लिए सरकार को कुछ वक्त दिया जाए, सरकार की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। डिप्टी एडवोकेट जनरल के इस आग्रह पर हाई कोर्ट ने मात्र 3 सप्ताह का वक्त देते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पारित इन आदेशों की आप तुरंत प्रभाव से, यानी कि अगले 3 सप्ताह के भीतर इसकी पालना करें, अन्यथा इन आदेशों की अवमानना पर अदालत अलग से एप्रोप्रिएट ऑर्डर
पास करेगी, ये चेतावनी भी हिमाचल प्रदेश सरकार को दी गई है। यानी कि जिस प्रकार से कंटेम्प्ट के इस कोर्ट की सुनवाई और जिस प्रकार से ऑर्डर आज पास किया हाई कोर्ट ने, उसमें साफ तौर पर कह दिया कि 3 सप्ताह के भीतर आपको 6 कांस्टेबल की बात की जाए तो उस पर भी एक बड़ा फैसला आया। सीआईडी जांच के बीच हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से वीडियो वायरल करने वाले हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस विभाग ने यह कार्रवाई उनके खिलाफ की है। पहले सिरमौर के एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर किया था और अब सस्पेंशन की बड़ी कार्रवाई की है। हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी पर अनुशासनात्मक ये कार्रवाई करते हुए ये सजा सुनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी मामला पिछले दिनों खूब सुर्खियों में छाया रहा था। हालांकि मारपीट से जुड़े मामले की अभी भी सीआईडी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता को लेकर हेड कांस्टेबल पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। पिछले कल भी हमने अपने लाइव स्ट्रीम में इस खबर को लिया था। 3 जिलों के डिप्टी कमिश्नर और 2 एसपी बदले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सचिव बदले जाएंगे, विभागाध्यक्ष बदले जाएंगे और जिन तमाम अधिकारियों को उच्च अधिकारियों का कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका है, उन सभी अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सुक्खू सरकार विधानसभा उपचुनावों के बाद इस और बड़ी तेजी से काम करेगी, क्योंकि चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, विजिलेंस हो, सीआईडी हो, फॉरेस्ट हो या जल शक्ति विभाग हो, जितने भी राज्य सरकार के विभाग हैं या हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सचिव हो या विभागों के अध्यक्ष हो, डायरेक्टर हो, उन सभी अधिकारियों को बदल दिया जाएगा जिनका कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका है। परफॉर्मेंस के आधार पर 3 जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी बदले जाएंगे, 2 एसपी के बदलने की चर्चा। इसके अलावा बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों का, आईपीएस अफसरों का, एचएएस अधिकारियों का, एचपीएस अधिकारियों का फेरबदल यहां पर होगा। हिमाचल प्रदेश के 4 पूर्व विधायक यहां पर रडार पर चल रहे हैं। सरकार को गिराने की साजिश मामले में शिमला पुलिस ने 4 पूर्व विधायकों को आज बालूगंज थाने में तलब किया, लेकिन आज वे नहीं पहुंच पाए, हाजिर नहीं हो पाए। इसमें सुजानपुर से राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, गगरेट से चैतन्य शर्मा, कुटलैहड़ से पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं। इसी मामले में पिछले कल बालूगंज थाना में रिटायर्ड आईएएस चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड रहे चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी भी पिछले कल पुलिस जांच में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्हें बुलाया जरूर था लेकिन वे शामिल नहीं हुए थे। हाई कोर्ट ने उन्हें शिमला पुलिस जांच में शामिल होने के आदेश पारित किए थे। बताया जा रहा है कि भंडारी को डायरिया पीड़ित थे, इसके चलते वे थाने में हाजिर नहीं हो पाए। अब शिमला पुलिस ने उन्हें बालूगंज थाने में 11 जुलाई को तलब किया है। दरअसल कांग्रेस के 2 विधायकों संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने 10 मार्च को बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें सरकार को गिराने के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसमें कई तरह के साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। जांच में जिन लोगों से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं उन्हें पुलिस जांच में शामिल कर रही है। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस के 6 बागी विधायकों से 3 निर्दलीय विधायकों को करीब 2 हफ्ते तक पंचकुला के एक होटल में रखा गया था। इसके बाद ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से गुड़गांव पहुंचे। इस दौरान उनके ठहरने, खाने पीने व बिलों के भुगतान किया गया। पुलिस उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। 5 व 7 स्टार होटल की फैसिलिटी अवेल करना, हेलीकॉप्टर में घूमना, इस पूरे मामले को लेकर ये पूरा देखा जा रहा है कि इस मामले में खरीद फरोख्त हुई थी। आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर भी आरोप है कि इन्होंने सरकार को गिराने के लिए विधायकों को 5 स्टार 7 स्टार होटल की फैसिलिटी दी, हेलीकॉप्टर से बागी विधायकों को ले जाने में मदद की। राकेश शर्मा पर आरोप है कि इन्होंने प्रदेश की बहुमत वाली सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। कांग्रेस के 6 बागी पूर्व एमएलए और 3 निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। लेकिन तमाम इन आरोपियों का कहना है कि विधायक 9 आपके चले गए, विधायक आपसे नहीं संभाले गए, चुने हुए विधायक आपसे खिसक गए और आरोप लगा रहे हैं अब किसी तीसरे पर की खरीद फरोख्त उन्होंने की। बहरहाल इस मामले के बीच अब हिमाचल पुलिस कार्रवाई का सिकंजा तमाम इन भाजपा के नेताओं पर यहां पर कस रही है, लेकिन इसके बदले में
में ईडी भी हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार का इन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ईडी का हमीरपुर आना, देरा में आना, कांगड़ा के एडजॉइनिंग एरिया में दबिश देना, इनकम टैक्स के साथ वहां पर तमाम कागजात को खंगालना, माना यह जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस बनाम ईडी की लड़ाई शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में ये लड़ाई प्रदेश को कहीं विपरीत दिशा की तरफ ले जाने वाली है। क्योंकि पिछली सरकारों में जिस प्रकार से देखा गया कि उस दौरान जिस प्रकार से धूमल और वीरभद्र की सरकारों में जिस प्रकार से एक दूसरे नेताओं के खिलाफ केस बनते थे या फिर अफसरों के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई होती थी, अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेट वर्सेस सेंटर यानी कि पुलिस वर्सेस ईडी ये खेल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आगे चलकर इसके क्या परिणाम होंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा और साथ में ये चिंता वाली बात भी बन जाएगी कि इस अदला बदली के खेल में कहीं प्रदेश के विकास को ग्रहण न लग जाए। बहरहाल आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देरा विधानसभा क्षेत्र में अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी पोंग विस्थापित परिवार को भूमिहीन होने नहीं देगी। वह स्वयं इस मामले को देखेंगे, कानून को भी बदलना पड़ा तो कानून को बदलेंगे, लेकिन विस्थापितों की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। 1972 से 20,722 प्रभावित परिवार न्याय की आस में दर बदर भटक रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, लेकिन अब कांग्रेस सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक होशियार सिंह केवल 6 साल तक अपने विकास में डटे रहे। देरा की जनता की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, देरा का विकास नहीं किया, लेकिन देरा अब हमारा हो चुका है और यहाँ की समस्याओं का समाधान करना हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का दायित्व है। 3 सालों से कोर्ट में लटका डीपीपीटी मामला अब ये धीरे धीरे चिंता का सबब सरकार के लिए बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राजकीय शारीरिक शिक्षक संघ ने प्रमोशन व खाली पदों को भरने की मांग उठाई है। कहा कि बिना पीटी के खेल टूर्नामेंट किए जा रहे हैं। स्कूलों में शारीरिक विषय पर संकट खड़ा हो गया। स्कूलों में पीटी के 820 पद खाली चल रहे हैं। मामला हाई कोर्ट में है, सीपीडी को कंसीडर नहीं किया जा रहा। 13 अगस्त को हियरिंग है। वहीं डीपी के भी 500 से ज्यादा पद खाली हैं। प्रमोशन पर स्टे लिया गया। पीटी की भर्ती 2019 के बाद नहीं हुई है, उस वक्त भी केवल 250 ही भर्ती हो पाई थी। शारीरिक शिक्षकों ने प्रमोशन व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी यहाँ पर मांग उठाई। यानी पूरे मामले पर इनका कहना है कि राज्य सरकार के सरकारी अधिवक्ता इस मामले को लेकर स्पीड अप नहीं कर रहे हैं। अदालत से इस मामले को लेकर स्पीड अप करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। तमाम जिस प्रकार की सरकार से पत्राचार करने में उसमें कहीं ना कहीं अधिवक्ता, जितने भी सरकारी अधिवक्ता हैं जो सरकार का पक्ष कोर्ट में रखते हैं, उनकी नाकामी, उनका फेलियर बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 5 किलोमीटर की दूरी पर एक्सीलेंस स्कूल होंगे, लेकिन इस एक्सीलेंस स्कूल के बीच पिछले कल जिस प्रकार से फैसला हुआ कि सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, यानी कि जिन हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 5 से कम है उन्हें बंद कर दिया जाएगा और उन छात्रों को, टीचर्स को एडजॉइनिंग स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके पीछे की कहानी ये भी मानी जा रही है कि टीजीटी और जेबीटी की नियुक्तियों को डिले करने के लिए सरकारी स्कूलों के मर्ज का पैंतरा तो कहीं यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आगे नहीं किया, क्योंकि मार्च महीने से तमाम जितने भी यहाँ पर टीजीटी जेबीटी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन का हवाला दिया जा रहा था कि ईसीआई से परमिशन मिलेगी, अगले दिन हमें अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। अब ईसीआई भी ने कहा कि आप कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भर्ती की प्रक्रिया की फाइल उठाई गई, हालांकि स्टेशन अलॉट कर दिए गए थे, इस फाइल को मंत्री ने भी देख लिया था, सीएम तक भेजा था, लेकिन पिछले कल जिस प्रकार से एजुकेशन मिनिस्टर ने इस फाइल को लौटाया है, अब कहीं ना कहीं जो प्रभावित है, जो अपने लंबे समय से नियुक्ति के इंतजार में टीजीटी बैठे हैं, उनको अब इस बात का मलाल होने लगा है कि ये जो पिछले कल एक नया एंगल आया सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का, कहीं उसके पीछे की कहानी नियुक्तियों को डिले करना तो नहीं है। इसके चलते इन तमाम जितने भी इंतजार में बैठे यहाँ पर बेरोजगार हैं, इन्होंने 2 टूका है कि सरकार हमें तुरंत प्रभाव से नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर दे, अपॉइंटमेंट लेटर दे, ताकि कम से कम बैच वाइज जो उनका लंबी
प्रतीक्षा के बाद हक मिला है वो डिले ना हो पाए। बहरहाल एक्सीलेंसी स्कूल भी बात की जाए तो इनमें निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाएगी। प्राइवेट का कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर इनमें सुविधाएं मिलेंगी। डिजिटल पढ़ाई के साथ स्मार्ट क्लासरूम भी बनेंगे। एक्सीलेंस स्कूलों से शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा। अटल आदर्श स्कूल भी इसी में शामिल किए जाएंगे। शिक्षा विभाग को इस प्रपोजल पर काम करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं 15 दिन में एक्सीलेंसी स्कूल के लिए चयनित जगहों की रिपोर्ट मांगी गई है। इन स्कूलों में सरकारी स्कूल के छात्रों को निःशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं पहली से 12वीं तक के ये स्कूल होंगे। एक्सीलेंस के स्कूल पर 50 लाख के बजट खर्च करने का भी प्रस्ताव है। इन स्कूलों में तैनात होने वाले शिक्षकों की ट्रांसफ़र भी नहीं की जाएगी। इन स्कूलों में डेडिकेटेड स्टाफ होगा। यहाँ तक कि एक्सीलेंस स्कूलों में हॉस्टल की सुविधा से लेकर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ भी छात्रों के लिए मुहैया करवाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है। शिमला जिला के उपयू मंडल के अंतर्गत गांव कोट से संबंध रखने वाले शहीद राइफलमैन कुलभूषण मांटा को यह सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीती शाम दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान शहीद की धर्मपत्नी नीतू कुमारी एवं माता दुर्मा देवी को प्रदान किया। कुलभूषण मांटा अक्टूबर 2022 में अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल आतंकवादियों के नजदीक पहुंच गया था। इस दौरान कुलभूषण ने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया और दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलियां दाग दी थी। इसके बाद कुलभूषण सिंह को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए शहादत का चोला पहना था। उनके साहस को देखते हुए राष्ट्रपति ने मरणोपरांत ये सर्वोच्च सम्मान, ये बड़ा सम्मान उन्हें दिया है। 10 जुलाई को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुनीश गर्ग ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि भी जारी कर दी गई है। युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संस्कृति और खेल प्रतिस्पर्धाओं के प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 65 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि जारी की गई है। प्रदेश के वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 22 जनवरी तक 2022 तक विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं के 102 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए ये राशि जारी की जाएगी। जिला युवा एवं खेल अधिकारी द्वारा इस राशि का वितरण किया जाएगा। उन्होंने पात्र खिलाड़ियों से आग्रह किया, आवेदनकर्ता खिलाड़ी पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित जिला के खेल अधिकारी से संपर्क करें। ये महत्वपूर्ण सूचना है। मणिमहेश यात्रा की बात करें तो मणिमहेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। एसडीएम ब्रह्मोर कुलवीर सिंह राणा ने कहा कि इस बार मणिमहेश यात्रा का आगाज 26 अगस्त से होगा, जो कि 11 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए इस बार आधिकारिक यात्रा से पूर्व मणिमहेश डल झील की ओर रुख करने वाले सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक यात्रा से पहले ही हजारों की संख्या में शिव भक्त मणिमहेश डल झील में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लिहाजा इसके बाद प्रशासन की ओर से डल झील की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए पर्वतारोहण संस्थान ब्रह्मोर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करवाया गया है। पंजीकृत यात्री ही मणिमहेश यात्रा के आगे जा पाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने हड़सर में पुलिस बलों की तैनाती कर दी है। कांगड़ा जिले के जवाली के अंतर्गत खब्बल में एक व्यक्ति का शव देहर खड्ड में बरामद किया गया। मृतक की पहचान 44 वर्षीय नरेंद्र कुमार के रूप में की गई। पिछले कल नरेंद्र कुमार अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल में गया था। शाम को बारिश होने पर जब वह बकरियां लेकर घर आ रहा था तो एकदम से खड्ड में पानी का बहाव तेज हो गया, जिस कारण वह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आज सुबह उसका शव खड्ड से बरामद किया गया। कुल्लू के भुंतर में एक ढाबा की कड़ी में मरा हुआ चूहा बरामद किया गया। बड़ा मरा हुआ चूहा निकला। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ढाबा का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। शिकायतकर्ता युवक ने ढाबा संचालक पर आरोप लगाए थे कि उसे खाने में मरा हुआ चूहा कड़ी में निकला था। वह चूहा दिख गया, वरना उसकी सेहत खराब हो सकती थी। ढाबा संचालक से पूछताछ की गई है और ये काफ़ी विचित्र है कि एक खान पकवान के लिए जिस प्रकार से वहाँ लंच परोसा जाता था, जब कड़ी उसकी प्लेट में डाली
गई। तो उसी कड़ी में, क्योंकि वो पकौड़ा कड़ी थी, वहाँ पर चूहा भी उसमें शामिल था और देखा वो चूहा बिल्कुल डेड था। और ये चूहा उठाकर जब उस ढाबा संचालक को दिखाया गया तो उनके बीच थोड़ा विवाद भी हुआ, लेकिन बाद में इसकी डिपार्टमेंट को शिकायत की और शिकायत में ये पाया गया, जिस आधार पर उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम के लगातार खराब होने के चलते रेलवे विभाग द्वारा पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया है। रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके मद्देनज़र सुरक्षा की दृष्टि से रेलगाड़ियों की आवाजाही पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। पहले रेलवे विभाग रेलगाड़ियों को 2 रूट में विभाजित कर देता था, लेकिन इस बार रेलवे ने रेलगाड़ियों को ही बंद कर दिया है। होता तो हादसे का मंजर काफी भयंकर हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात को भारी बारिश दर्ज की गई। इससे जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। एक नेशनल हाईवे और 150 सड़कों पर आवाजाही यातायात के लिए ठप हो गई। 334 बिजली ट्रांसफार्मर भी पूरी तरह से प्रभावित हो गए। वहीं 55 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई। धर्मशाला में बीती रात को सबसे ज़्यादा 214.6 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। इससे सड़कें व पानी पूरी तरह से जलमग्न हो गए। कांगड़ा जिले के अपर लंज में देर रात एक बरगद का पेड़ गिरने से नगरोटा सूरिया गग्गल धर्मशाला सड़क यातायात के लिए बंद हो गई, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने हालांकि बाद में बहाल कर दिया। वहीं कांगड़ा जिले के रैत क्षेत्र में भी भारी बारिश होने के कारण मलबा लोगों के दुकानों और घरों तक घुस आया। कांगड़ा बस स्टैंड के पास पानी लोगों के घरों में भीतर प्रवेश कर गया। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद लोगों ने बाल्टियों से पानी को निकाला। भारी बारिश देख लोग पूरी तरह से वहां पर सहमे हुए थे। इससे लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। धर्मशाला में भी भारी बारिश हुई। कचहरी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मंडी रिवाल्सर सड़क मार्ग पर कई जगह पर लैंडस्लाइड की सूचनाएं सरकार को प्राप्त हुई। इसके अलावा कांगड़ा जिला के दैन में एक अनोखा मामला सामने आया। वहां पर जल शक्ति विभाग की एक कूल थी, पारंपरिक कूल थी, जो कि लंबे समय से खेतों को सींचने का काम करती थी, लेकिन वहां पर पीडब्ल्यूडी ने सड़क बना दी और सड़क बनाने के बाद उस कूल को वहां पर रोक दिया गया। अब उस कूल के अवरोध होने के बाद उस कूल का पानी सीधा लोगों के घरों में चला गया और इसके चलते वहां पर एक स्कीनी युवक ने बताया, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि पूरी रात परिवार के साथ उठकर उन्होंने पूरी रात सड़क पर बिताई। वहां पर पूरी तरह से दहशत का माहौल बना रहा और आज भी जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोगों से यह गुहार लगाई गई कि उस कूल के पानी को डाइवर्टेड कर दिया जाए, वरना वहां पर कई घर वहां पर बह सकते हैं, लोग वहां पर बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। और रात के समय अगर मकान जमींदोज होते हैं तो वहां पर बड़े स्तर पर अप्रिय घटना या जाल मान का नुकसान भी हो सकता है। इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग से गुहार लगाई गई है कि दहन गांव में छोड़ी गई उस कूल को लोगों के घरों से रोका जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए, वरना वहां पर बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में 2 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया। आगामी 24 घंटों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र न्यू दिल्ली ने ये अलर्ट जारी किया है। शिमला सिरमौर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। जनता को इस दौरान सावधानी बरतने का भी परामर्श दिया है और कहा गया कि रात के समय अनावश्यक यात्रा के लिए बाहर ना निकलें और ख़ासकर नदी नालों के किनारे आप बिल्कुल न जाएं। पानी का निकासी को लेकर व्यवस्था को दुरुस्त करें, क्योंकि इन 2 जिलों में अगले 24 से 48 घंटे तक भारी नुकसान हो सकता है, जिसमें शिमला और सिरमौर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।